नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, पांचों जानकारियां अहम है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में मिनिमम वेज अगर सही सही तय हो जाए, यानी कि अच्छा बेंचमार्क अगर बन जाए, तो कहीं ना कहीं पेमेंट पेंशन में सभी के में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर 7वें पे कमीशन में जो मिनिमम पेमेंट तय हुआ 18,000 रुपए, वो अगर 18,000 ना होकर के 20,000 या 22,000 तय होता, तो किस तरीके से उसके बाद वाले ऊपर वाले जितने बाकी रैंक हैं उनको भी फायदा होगा, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें महत्वपूर्ण रोल है फैमिली यूनिट का। ये एक बहुत ही संजीदा और गंभीर मुद्दा है। अगर 8वें पे कमीशन में मिनिमम वेज को अगर अच्छी तरीके से सही सही फैमिली यूनिट लेकर के तय किया जाए, तो ये आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में एक बहुत बड़े बदलाव को लाते हुए अच्छा पेमेंट पेंशन में बढ़ोतरी करा सकता है। इसके बारे में आगे जानेंगे, क्योंकि ये मुद्दा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल है। और कैसे 7वें पे कमीशन में इस मुद्दे को लेकर के पेमेंट को, मिनिमम पेमेंट को तय किया गया था, वो भी आगे बताऊंगा। इसके फायदे 8वें पे कमीशन में किस तरीके से होंगे, वो भी आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों 58% डीआर के साथ पेंशन खाते में आना, क्रेडिट होना शुरू हो गया है, वो भी आगे जानकारी लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, क्या एक बार डीएसपी गोल्ड पेंशन में कराने के बाद फिर से डीपीए कराना जरूरी है? ये पेंशनर के मन में अभी शंका पैदा हो गया है, उसका भी क्लैरिफिकेशन करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8 सीपीसी की कमिटी का घोषणा होते ही अब 20%, 30%, 40 और 50 और 100% एडिशनल पेंशन को लेकर के पेंशन मंत्रालय ने एक लेटर जारी कर दिया है दोस्तों, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस में किनको कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, उसका भी क्लैरिफिकेशन सामने आया है। अभी 28 अक्टूबर का लेटर है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के इन विषयों की ओर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं चैनल में जो चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो नुकसान में ना पड़ जाएं, क्योंकि उनको हो सकता है आने वाले समय में चैनल के जो वीडियोस अपलोड किए गए उनका नोटिफिकेशन ना मिले। तो अगर आप चैनल के जानकारियां सटीक समय पर पाते रहना चाहते हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ तो भूल जाते हैं, सोचते हैं आज सब्सक्राइब करूंगा, कल करूंगा, लेकिन रह जाता है। अगर आप भी ऐसे में से हैं, तो फटाफट से पहले इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे फिर वीडियो देखना कंटिन्यू रखिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, फैमिली यूनिट बढ़ने से बढ़ जाएगा मिनिमम बेसिक, जो सभी को 8 सीपीसी में फायदा दिलाएगा। जी हां दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक घर में 5 भाई हैं, पांचों स्टूडेंट्स हैं। एक कॉलेज में पढ़ता है, एक इंटर में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में पढ़ता है, एक मिडिल स्कूल में पढ़ता है और एक प्राइमरी में पढ़ता है। तो पांचों भाइयों में से माता पिता उनको हर महीने पॉकेट मनी दिया करते हैं, यानी कि खर्चे के लिए, जो भी उनको थोड़ा बहुत दुकान वगैरह से कुछ लेना हो, खाना पीना हो, उसके लिए पॉकेट मनी दिया करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़े वाले को ज्यादा देंगे, छोटे वाले को थोड़ा कम देंगे। तो ऐसे में अब छोटे वाले को अगर महीने में 10 रुपए दिया जाता है, तो बड़े वाले के हिस्से में हो सकता है महीने में 40 या 50 रुपए आए। लेकिन अगर छोटे वाले का ही हिस्सा बढ़ा करके 30 रुपए हो जाए, तो कहीं ना कहीं बड़े वाले का हिस्सा भी बढ़ करके 60-70 रुपए हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो मिनिमम वेज है, अगर मिनिमम वेज में बढ़ोतरी हो जाए, तो किस तरीके से ऊपर वालों को भी फायदा हो सकता है, वो एक आइडिया आपको देना चाहता हूं दोस्तों। 7वें पे कमीशन में अगर हमारा मिनिमम पेमेंट 18,000 ना हो करके 20,000, 22,000 या 25,000 हुआ होता, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर के जो स्लैब हैं, जो भी पे लेवल हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती। तो मिनिमम वेज या मिनिमम पेमेंट तय होते टाइम बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छी खासी बढ़ोतरी उनको मिले, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि 8वें पे कमीशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेजे गए जेसीएम की तरफ से, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है फैमिली यूनिट का। अब फैमिली यूनिट भी मिनिमम वेज तय करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसको लेकर के पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, एनसीजेसीएम ने भारत सरकार को जो 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट भेजे थे, जिनको बकायदा भारत सरकार ने संसद के पटल में भी रखा था, उनमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो मिनिमम पेमेंट यानी कि मिनिमम वेज को तय करने को लेकर है। और ये कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में पेमेंट और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बेंचमार्क हो सकता है,
जी हाँ, और इसमें जो मांग की गई है, ये जो सी नंबर में आप पॉइंट देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे जस्टिफिकेशन के साथ मांग की गई है दोस्तों। और कहीं ना कहीं डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज करके जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को बेस बना करके मांग की गई है। और इसमें रेफरेंस दिया गया है टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 with modification in the Dr. Aykroyd formula considering the developments and life requirements which has undergone changes in last 65 years and also various judgments of Honorable Supreme Court judgments on fixing the minimum wage as on 1 जनवरी 2026। यानी कि ये जबरदस्त मांग है दोस्तों। समय समय पर जो जजमेंट्स आए हैं या जो भी एक्रोइड फॉर्मूला को लागू किया गया है, 65 साल पिछले 65 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो मिनिमम फैमिली यूनिट लिया गया है पिछला पे कमीशन में 3 यूनिट लिया गया है, उसको बढ़ाकर 3.6 करने की ये मांग है दोस्तों। और ये मांग आधारित है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो डिटरमाइन द नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी इन 2019, जो ये एक सर्वे हुआ था, ये एक जो डिटेल स्टडी हुआ था, उसको बेस बना करके ये मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जायज मांग है, जायज के साथ साथ बिल्कुल जस्टिफाइड मांग है दोस्तों। अब इस मांग से किस तरीके से एक मिनिमम जो वेज है या मिनिमम पेमेंट तय होगा, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट का ये एक हिस्सा है। इस हिस्से में किस तरीके से मिनिमम फैमिली यूनिट 3 लेकर के डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला लागू करके किस तरीके से मिनिमम वेज यानी कि मिनिमम पेमेंट को तय किया गया था, जो 18,000 रुपए था। अब 18,000 रुपए को किस तरीके से निकाला गया था, उसका पूरा ब्यौरा यहां देख रहे हैं आप दोस्तों। डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला में चीजों के कीमतों को भी लिया जाता है और समय समय पर बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, राइस, व्हीट, दाल, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, जेगरी, एडिबल ऑयल, फिश, मीट, एग, सब कुछ लिया गया है। साथ ही साथ आपका फ्यूल में जो खर्चा होता है, वाटर चार्जेस होता है, मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स में जो खर्चा होता है, सब कुछ लिया गया था। और सब कुछ लेते हुए, पूरी चीजों को कंसिडर करते हुए 18,000 रुपए मिनिमम वेज निकाला गया था। यानी कि 7वें पे कमीशन में जो मिनिमम पेमेंट 18,000 रुपए फिक्स किया गया था, उसमें बहुत सारी चीजों को लिया गया था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि फैमिली यूनिट 3 लिया गया था, जिसको अब बढ़ा करके 3.6 करने की मांग उठी है। और नॉर्मली जो बढ़ोतरी होगी 3 यूनिट को लेकर, वो तो होगी। और अगर 8वें पे कमीशन में 3 के बजाय 3.6 फैमिली यूनिट लिया जाता है, तो जो बढ़ोतरी है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि मिनिमम जो पेमेंट है, जो बेंचमार्क वाला पेमेंट है, उसमें अच्छा खासा इजाफा हो जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर इसी तरीके से फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.6 कर दिया जाए, तो एक तो फैमिली यूनिट बढ़ोतरी की वजह से भी मिनिमम वेज में बढ़ोतरी होगी, और एक तो नॉर्मली जो इन्फ्लेशन वगैरह का हिस्सा है उसकी वजह से भी मिनिमम वेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो एक अच्छा खासा बेंचमार्क बन सकता है। और अगर मान लीजिए 8वें पे कमीशन में मिनिमम जो पेमेंट है वो अगर जाकर के 40, 50, 55 हजार के आसपास अगर बैठे, तो उसके ऊपर वाले जो पेमेंट है उनमें भी बढ़ोतरी होगी। उसी हिसाब से पेंशन में भी पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। तो ये जो मिनिमम वेज वाला ये जो फंडा है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जेसीएम के पॉइंट में फैमिली यूनिट को बढ़ा करके मिनिमम वेज तय करने की मांग की गई है, जो आने वाले समय में एक अहम मांग होगी दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 58% डीआर के साथ स्पर्श से अक्टूबर का पेंशन खाते में आना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे सबको पता था, स्पर्श ने एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी दे दिया था। अब खाते में आज 31 अक्टूबर है, पेंशन आना शुरू हो गया है। बहुत सारे पेंशनर्स ने कंफर्म किया है कि उनके खाते में 58% डीआर के हिसाब से पेंशन आ चुका है। मैसेजेस भी आप देख पा रहे हैं। तो अगर आपको 58% के हिसाब से नहीं आया है, तो आपने चेक करना है। और चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। आपका जो बेसिक पेंशन या बेसिक पे है, जिसमें आपका डीएडीआर लगता है, उसको गुणा कर दीजिए 1.58 से। जो अमाउंट निकलेगा वो ही आपका अकाउंट में आने वाला अमाउंट होगा दोस्तों। इसमें हो सकता है 1-2 रुपए की डिफरेंस हो, लेकिन अगर आपका कम्यूटेशन वगैरह करता है तो उससे माइनस कर दीजिएगा। हूबहू यही अमाउंट 58% डीआर के हिसाब से आपके खाते में आना चाहिए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या एक बार डीएसपी गोल्ड पेंशन कराने के बाद भी पेंशनर्स को अपना अकाउंट डीपीए कराना है? क्योंकि हाल फिलहाल में एक जानकारी निकली थी आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर के बेस पर। ये सामने आप लेटर देखिए, इसी लेटर के बेस पर एक जानकारी निकली थी सोशल मीडिया में, जिसको मैंने भी आपको बताया था दोस्तों कि आपका डीएसपी अकाउंट को डीपीए कराना जरूरी है। लेकिन डीपीए आखिर है क्या?
सबसे पहले तो आपने अपने ब्रांच में जाके ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो सैलरी अकाउंट था, जो डीएसपी था या पीएनबी की बात करें तो पीएनबी रक्षक था, जो सर्विस वालों के लिए था, क्या उसका जो कोड है, अंदरूनी कोड होता है एक बैंक का, क्या उस कोड को उन्होंने पेंशनर्स के लिए जो कोड है उसमें बदल दिया है? अगर बदल दिया है तो वही आपका डीपीए है। अब एसबीआई का एक लेटर दिखाता हूं, कोड क्या होता है, ये सामने लेटर देखिए। अब एसबीआई का ये लेटर है, थोड़ा सा पुराना लेटर है, लेकिन इस लेटर में सभी का पेंशनर्स का कोड के बारे में उन्होंने दिया है। सीएपीएफ वाले क्या और आर्मी जो डिफेंस वाले पेंशनर्स का कोड क्या होगा उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। हालांकि इस कोड से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने जो ब्रांच में जाकर के सिर्फ इतना ही क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है कि आपका सर्विस वाले फैसिलिटी से निकाल करके पेंशनर वाले फैसिलिटी में आपका डीएसपी अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया गया है। यही आपने इंश्योर करना है, इससे ज्यादा और कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी की कमेटी बनाते ही एडिशनल पेंशन 20%, 30%, 40%, 50% और 100% पर पेंशन मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन आया सामने। दोस्तों 8वें पे कमीशन में एडिशनल पेंशन का भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में। जी हां, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी 65 साल, 70 साल और 75 साल में पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की थी और इसी को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भी एक पॉइंट डाला गया है। लेकिन अब जैसे ही कमेटी का गठन हो गया 8वें पे कमीशन का, उसके बाद पेंशन मंत्रालय से एक क्लैरिफिकेशन निकला है दोस्तों, ये 20 से लेके 100% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। जैसे 8वां पे कमीशन का कमेटी का डिक्लेरेशन हो गया, अब उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जेसीएम द्वारा भेजे गए थे उनमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट था दोस्तों, एडिशनल पेंशन, यानी कि हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो पॉइंट भेजा गया था, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये आई नंबर, जो सीरियल नंबर आई है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहां पर आप देखिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस फॉर एनहांसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर 5 इयर्स, पैरिटी अमंग्स पास्ट फ्यूचर पेंशनर्स, यानी कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस पॉइंट के तहत ही जो हमारा एडिशनल पेंशन है, 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल से 20% का प्रावधान रखने की मांग हुई थी। और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रिकमेंडेशन है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये मांग 8वें पे कमीशन में महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जैसे 8वें पे कमीशन का कमेटी सरकार ने घोषित कर दिया, उसके तुरंत बाद ही पेंशन मंत्रालय की तरफ से एडिशनल पेंशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया। उस लेटर को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये पेंशन मंत्रालय का 30 अक्टूबर 2025 का आप लेटर देख पा रहे हैं। 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने 8वें पे कमीशन की कमेटी को गठित कर दिया और एडिशनल पेंशन का भी एक मुद्दा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में जेसीएम ने भेजा है। तो ऐसे में 8वां पे कमीशन के गठित होते ही 30 अक्टूबर 2025 को ये क्लैरिफिकेशन निकाला है एडिशनल पेंशन को लेके पेंशन मंत्रालय ने। आप यहां देख पा रहे हैं, इसका विषय है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन, फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021। हालांकि जो डिफेंस के पेंशनर हैं उनके लिए भी यही रूल लागू होता है। अब देखिए एडिशनल पेंशन का रूल क्या है। अभी तक जो रूल है वो आप देख पा रहे हैं, चाहे फैमिली पेंशनर हो चाहे सर्विस पेंशनर हो, सबको लागू है। और वो रूल है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, 80 साल से लेके 85 साल तक 20% एडिशनल फैमिली पेंशन हो या पेंशन हो। उसके आगे 85 साल से 90 साल तक 30% की बढ़ोतरी, 90 से 95 साल तक दोस्तों 40% की बढ़ोतरी, 95 से 100 साल की उम्र में 50% एडिशनल पेंशन और 100 साल या उससे ज्यादा उम्र हो जाए तो 100% पेंशन की बढ़ोतरी। ये रूल पहले से ही लागू है और इसी रूल को क्लैरिफिकेशन के तौर पर पेंशन मंत्रालय ने अभी 30 अक्टूबर को ये लेटर जारी किया है। तो कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन आते ही अब मंत्रालय ने भी अपने जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करके निकालना शुरू कर दिया। चलिए जो भी हो, लेकिन 8वें पे कमीशन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में हर 5 साल में एडिशनल पेंशन को बढ़ाने का जो प्रावधान रखा गया है 65 साल से शुरू करके, उसको कहीं ना कहीं अब 8वें पे कमीशन में कंसीडर करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में अब 5% हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आने वाले समय में इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाना जरूरी है और इस मुद्दे को अगर कंसीडर कराया जा सके तो 65 साल से ही एडिशनल पेंशन 8वें पे कमीशन के बाद पेंशनर को मिलना शुरू हो सकता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है, अगर कटा है तो वापस होगा। दोस्तों
कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ पेंशनर्स को नहीं लगता है, वार विडोज को नहीं लगता है, वार डिसेबल्ड पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी इनका नहीं लगता है। साथ ही साथ जो प्री 1996 के रिटायरी हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन मान लीजिए किसी का गलती से मान लीजिए ले लिया गया हो, वो जब मांगने जाते हैं तो मना भी कर दिया जाता है, ये भी देखा गया है। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो नहीं लगता है प्री 1996 के रिटायरीज का, उसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन ईसीएचएस ने जारी किए, उसको देखते हैं। दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से 28 अक्टूबर 2025 को एक क्लैरिफिकेशन निकाला गया है और इस क्लैरिफिकेशन में यह क्लैरिफिकेशन किया गया है दोस्तों कि अगर कोई रिटायरी है 1 जनवरी 1996 से पहले का, तो उनको ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब भी कोई किसी का अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन गलती से लिया गया है, पहले लिया गया है, तो उसको जब रिफंड के लिए मांगते हैं तब मना कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अब देखिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है, एग्जेम्पशन फॉर प्री 1996 पेंशनर्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ ईसीएचएस सब्सक्रिप्शन, it is hereby reiterated for information of all concerned that defense pensioners who retired prior to 1 January 1996 are exempted from payment of the one-time ECHS contribution. The director of regional centers are requested to widely circulate the same. यानी कि 1 जनवरी 1996 से पहले के रिटायरीज को कोई भी कंट्रीब्यूशन ईसीएचएस के लिए नहीं देना है। जो आज के डेट में दिया जाता है, सिपाही का 30,000, जेसीओ का 67,000 और अधिकारियों का 1,20,000 रुपए अभी कंट्रीब्यूशन लगता है। 1 जनवरी 1996 से पहले के रिटायरी है तो ईसीएचएस अगर आप कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।